नमस्कार देवियों सज्जनों। आज हम अपने 8वें वीडियो में आप सबसे बहुत सारे चीज़ों की चर्चा तो करेंगे ही और विभिन्न अवसरों पर आपसे कोरोना को उत्पन्न करने वाले, पैदा करने वाले, कोरोना को फैलाने वाले, उसका प्रचार करने वाले और इन दोनों का संरक्षण करने वालों पर भी तो मैं अलग अलग चर्चा आपसे करता रहूँगा। लेकिन आज मैं इस विषय पर आपका सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि कोरोना के पहले विश्व की स्थिति क्या थी, कोरोना के समय विश्व की परिस्थिति क्या है और कोरोना के बाद विश्व की परिस्थिति क्या होगी। कोरोना के समय की जो वैश्विक परिस्थिति है उसमें आपका देश निश्चित रूप से बेहतर स्थिति में है। सब कुछ अच्छा है ऐसा नहीं है, लेकिन तुलनात्मक रूप से शेष विश्व के तुलना में भारत की स्थिति निस्संदेह बहुत अच्छी है, संतोषजनक है। आने वाले समय में और बेहतर होगी, इसकी हम लोग अपेक्षा करते हैं और ईश्वर से कामना भी करते हैं। लेकिन कोरोना के बाद की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति पर भारत का नेतृत्व, जो वर्तमान नेतृत्व है, कोरोना के समय का नेतृत्व है, इसके कृतित्व का बहुत सकारात्मक और दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है। और वो इस रूप में पड़ने वाला है कि पूरी दुनिया में दो तरह की जो अवधारणा इस समय चल पड़ी है कि कोरोना के समय और कोरोना के बाद राष्ट्र और राज्य की संकल्पना और उसका वास्तविक धरातलीय स्वरूप, इसमें व्यापक परिवर्तन होगा, यह नष्ट होगा, यह समाप्त होगा, यह पूरी तरह धराशायी हो जाएगा। एक दूसरा समूह है जो खड़ा हुआ है, वो कहता है कि कोरोना के बाद राष्ट्र और राज्य की संकल्पना और धारणा, इसका जो मूल भाव है, इसका जो धरातलीय आधार है, वो और अधिक मजबूत और तीव्रगामी होगा। उसकी परिस्थिति और मजबूत और कठिन और कठोर और उसके नियम और विशेषताओं को ठीक से पालन करने वाली बनेगी। पीछे का जो इतिहास है उसके आधार पर हम इसका मूल्यांकन तो करेंगे ही इस कड़ी में और अगली कड़ी में। लेकिन आज मैं जो कुछ ठोस बात आपको बताना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, उसको बहुत स्पष्टता से ध्यान में रखना होगा। जो ये दोनों तरह के विचार देने वाले लोग दुनिया के हैं, जो अपने आप को चिंतक, विचारक, दार्शनिक कहते हैं, उनका ज्ञान और उनका विवेक कितना छिछला है उसकी मैं चर्चा आपसे इसके दार्शनिक पक्ष को लेकर और प्रकृति की अंतर्भूत विशेषताओं के संदर्भ में करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि ज्ञान और विद्या अर्थात नॉलेज और विजडम, इन दोनों चीज़ों को जिसकी ठीक से समझ नहीं है उसको विज्ञान की ठीक समझ नहीं हो सकती, एक बात। और इसलिए इन दोनों की ठीक समझ होने के लिए व्यक्ति के अंदर प्रकृति के तत्वों, प्रकृति के परिणाम का पूरा समेकित सांगोपांग विवेक और बुद्धि व्यक्ति में चाहिए। अर्थात ज्ञान और विद्या का धरातल खंडित स्वरूप में उसके पास नहीं होना चाहिए जो इन विषयों पर विचार करता हो। इसका पूरा जो होलिस्टिक, सांगोपांग, समेकित विवेक और बुद्धि, ये दोनों चीजें उस व्यक्ति में होना परम आवश्यक है। कहने के लिए हम दार्शनिक विचारक कह देते हैं व्यक्ति को, लेकिन उसकी गहराई में हम जाने से बहुत बचते हैं। और जब हम उसके होलिस्टिक ज्ञान होगा, वो खंडित स्वरूप में विषयों में बांटकर टोटोलॉजिकल शेप में, कैटेगोरिकल शेप में और हायरार्किकल शेप में जब ज्ञान और विद्या के स्तर पर चीज़ों की विवेचना करेगा तो उसकी कमियां ठीक ठीक उजागर होंगी और निश्चित लक्ष्य और निश्चित परिणाम तक वो नहीं पहुंच, उसकी दृष्टि नहीं जाएगी। ये चीज़ें स्पष्ट हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो
प्रकृति का अंतर्भूत वैचारिक स्वरूप है, प्रकृति का जो संकेंद्र बिंदु है, इपी सेंटर है, जो केंद्र स्थल है प्रकृति का, वह नितांत सांगोपांग है, नितांत एकीकृत है, नितांत संकेंद्रित है, नितांत रूप से एक ही स्थान से नियंत्रित होने वाला है। जैसे समूचा सौर मंडल सूर्य से नियंत्रित और संचालित होता है, ठीक उसी प्रकार विचार के स्तर पर, विद्या और ज्ञान के स्तर पर यह प्रकृति भी एक केंद्र बिंदु से निर्धारित होती है, नियंत्रित होती है और संचालित होती है। इस बात को ठीक से सबको समझना चाहिए। लेकिन प्रकृति के तत्व और प्रकृति के अवयव उतने ही बिखरे हुए, छितराए हुए, कैटेगरिकल शेप में, हायरार्किकल शेप में, विभाजित अवस्था में प्रकृति में और सृष्टि में विद्यमान होते हैं। यह उसका एक दूसरा पक्ष है। अर्थात प्रकृति का जो सूक्ष्म पक्ष है वो संकेंद्रित, केंद्रीय रूप में बिंदुवत और सूत्रवत संचालित होता है, एक स्थान से संचालित होता है। लेकिन प्रकृति का जो स्थूल रूप है, प्रकृति के जो तत्व हैं, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, विभिन्न प्रकार के ग्रह हो, उपग्रह हो, नदी हो, झील हो, तालाब हो, वन हो, आदि आदि, ये सब उतने ही खंडित, विभाजित, हायरार्किकली, सिस्टमेटिकली उस अवस्था में पाए जाते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इन दोनों तरह की विचारधाराओं को विषय में जो भी बात करता है व्यक्ति, उसको ठीक प्रकार से ये विषय ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक प्रकार से उस व्यक्ति को ये बात समझनी और जाननी पड़ेगी। ऐसा क्यों है? ऐसा जब हम इस चीज़ पर विचार करते हैं तो हम इसकी गहराई में जाते हैं तो आप स्पष्ट रूप से ध्यान में आएगा आपके कि विद्या और ज्ञान, इन दोनों का जिसको अंतर्भूत विवेक होता है वही व्यक्ति विज्ञान की समझ होती है। विद्या यानी वी और ज्ञान अर्थात ज्ञान, विद्या और ज्ञान के बीच का जो चरण होता है वो विज्ञान होता है। और इसको इस रूप में आप समझिए कि न्यूटन के मन में, मस्तिष्क में, उसके मनोभाव में, उसके अंतर्भूत विवेक ने यह प्रश्न, ये कौतूहल उसके मन में पैदा किया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, यानी पृथ्वी के अंदर कोई शक्ति, कोई ताकत है जिसके कारण कोई फल टूटता है तो टूटकर नीचे ही आता है, कोई शक्ति उसे नीचे ही ले आती है। यह प्रश्न, यह विद्या का हिस्सा है। यह विवेक जिसके अंदर, यह प्रश्न जिसके अंदर आया, वह विद्या का, विजडम का अधिकारी बनता है। इसका जो एक्सपेरिमेंट उसने किया, उस एक्सपेरिमेंट के कारण विज्ञान के स्तर पर एक कदम वह और नीचे आता है। ऊपर नहीं, ऊपर से वो शुरू कर चुका है, एक कदम नीचे आता है। फिर तीसरा चरण उसका होता है कि उसका एक्सपेरिमेंट पूर्ण करके सूत्रवत, नियमबद्ध तरीके से लोगों को जब उसने बता दिया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, तो वह उसके ज्ञान का हिस्सा हुआ। अर्थात ज्ञान और विद्या के बीच विज्ञान एक्सपेरिमेंट यानी परीक्षण के रूप में एक उपकरण जैसा कार्य करता है। उन दोनों के बीच सेतु जैसा स्वरूप उसका बनता। इन दोनों के बिना विज्ञान का कोई अस्तित्व, विज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। यह बात हमको और भी ठीक से समझना चाहिए कि विज्ञान किसी भी तत्व, पदार्थ, वस्तु का, नियम का सृजन नहीं करता, स्वयं पैदा नहीं करता वो, बल्कि प्रकृति में विद्यमान तत्वों, नियमों और वस्तुओं के विषय में जानकारी उत्पन्न करता है, पैदा करता है।
विज्ञान ने पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पैदा नहीं किया। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति थी, लोगों को बताया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है। कैसे बताया? विद्या के द्वारा और ज्ञान के द्वारा। इस बात को बहुत ठीक से आप समझिए, और जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आप वास्तविक लक्ष्य और विचार के अंतिम बिंदु तक नहीं पहुंच सकते। एक दूसरी बात भी महत्वपूर्ण है कि जब हम विद्या, ज्ञान और विज्ञान इन तीनों को ठीक से समझ लेते हैं, इसका मतलब है कि हम दर्शन को ठीक प्रकार से समझ लेने वाले हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण हमारा बहुत पुष्ट, परिमार्जित और दूरदृष्टि वाला है। वो देखने की हमारी जो शक्ति है वो हमेशा सटीक और सही दिशा में जाने वाली है। दूसरी चीज, जब इन तीनों का समुच्चयिक रूप दर्शन में व्यक्त होता है, फिर उसी से विज्ञान का प्रस्फुटन होता है, उसी से साहित्य और कला का प्रस्फुटन होता है। यानी दर्शन के बाद कला, कला के बाद साहित्य, साहित्य के बाद विज्ञान, विज्ञान एज सच नहीं, विज्ञान के विभिन्न उपखंड फिर आगे निकलते हैं, और इसके बाद जो चीजें आती हैं उसको हम सूचना, इंफॉर्मेशन कहते हैं। और जो विषय की हम चर्चा करते हैं, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, और ये शास्त्र है, वो विषय है, ये विषय है, जैसे विषय है, हम अनेक प्रकार के विषयों की, सैकड़ों की संख्या में हम विषयों की चर्चा करते हैं। वे सारे विषय सूचना हैं, वो इंफॉर्मेशन है। कभी भी इंफॉर्मेशन या सूचना ज्ञान और विद्या नहीं हुआ करती। कभी भी इंफॉर्मेशन और सूचना विज्ञान नहीं हुआ करता। कभी इंफॉर्मेशन और सूचना विद्या, विज्ञान और ज्ञान, इन तीनों के त्रैक्य से उत्पन्न होने वाले दर्शन का प्रकटीकरण तर सूचना नहीं हुआ करता। इसलिए हमेशा व्यक्ति जब विचार करता है कि राष्ट्र राज्य टूट के समाप्त हो जाएगा, जब व्यक्ति विचार करता है कि राष्ट्र राज्य और मजबूत होगा, तो उनको इसकी गहराई में और शिद्दत से जाना पड़ेगा। और नहीं जाएंगे तो हम जैसे सूचना और इंफॉर्मेशन जिनके पास है उसको विद्वान कहने की जो भूल करते हैं। विद्वान शब्द में अपने आप विद्या, विज्ञान और ज्ञान, ये सब चीज़ें अंतर्भूत हैं। इन तीनों के अतिरिक्त विद्वान व्यक्ति को किसी चीज़ की सूचना और इंफॉर्मेशन तो वो सहगामी क्रियाकलाप है, वो भोजन के साथ थोड़ा चटनी भी हो गई, इस तरह की चीज़ है। और इस नाते हमको इसकी गहराई में जाने के लिए इन बातों को समझना आवश्यक होगा। इसी कड़ी में कल पुनः और आगे की हम चर्चा आप सबसे करेंगे। इस समय इतना ही निवेदन करके अपनी बात को हम विराम लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।